सारा दिन तुम दोनों इसके पीछे नौकर की तरह लगे रहते हो। अरे कभी अपना काम खुद भी करने दिया करो इसको। कल को शादी होगी तो जाओगी क्या दोनों साथ में? माँ करती तो है काम। आज जो स्वादिष्ट नाश्ता किया था आपने वो शिल्पा ने ही तो बनाया था। कैसा लगा था? था तो जोरदार। लेकिन सुनो, सच्ची तुम दोनों ने इतना प्रिंसेस बना दिया है इसको। कल को ससुराल में ना मिला तो बेटी परेशान रहने लगेगी। तभी माँ भी आ जाती है। तो माँ जी, हम ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे अपनी रानी की, क्यों जी? आज शिल्पा तेरे सर पर तेल लगा देती हूँ। आज किचन में बहुत काम कर लिया भाई तूने। तभी शिल्पा आ जाती है, शरीर से बड़ी लेकिन हरकतें बिल्कुल बचकानी। माँ, सर दर्द हो रहा है, बहुत धूप थी बाहर। दादी वो वाला फेस पैक बना दो ना जिससे जादू होता है, हल्दी वाला। हाँ बना रही हूँ। क्यों जाती है बाहर तू? रुक, मैं फेस पैक बना कर लाती हूँ। आज खुद ही लगाऊंगी तुझे। माँ जी हमें बोलती है, लेकिन पोती प्रेम में तो ये ज्यादा है। हर वक्त उसके लिए कुछ न कुछ करती रहती है। अरे तेल लगा दिया ना मैंने, अब आराम मिलेगा सर दर्द में। अब तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगी इसको। माँ जी आप तो हर बार यही बोलती हो। चलो अच्छा है, अब बात शादी की चल पड़ी है तो आज ये फाइनल कर ही लेते हैं कि लड़का कैसा चाहिए। माँ, मुझे बस इतना चाहिए कि जैसे यहाँ रहती हूँ वैसे ही वहाँ पे भी रहूं, कोई डांटे वांटे नहीं मुझे। पिता अंदर आते हैं, हाथ में चाय का कप लिए। बेटा शिल्पा, संयुक्त परिवार होगा तो तुझे भाभियां मिलेंगी, देवर ननद मिलेंगे, त्योहारों पे रौनक रहेगी। अकेले घर में तो बड़ा सूना लगता है। रे बाबा, तू फिर वही राग आलापने लगा। सुन, भरे पूरे परिवार में हर एक की अपनी सोच हुए है। कहीं सास की चले, कभी देवरानी का जो मन हो। मारी शिल्पा को इतने लाड़ की आदत है। अरे उन्हें वट्ठे कोई समझे कोड़ी तो घबरा जागी। माँ जी सही बोल रही है जी। मेरी बच्ची को अकेले रहने वाला घर मिले तो वो और उसका पति एक दूसरे की ज्यादा फिक्र करेंगे। जैसा प्यार यहाँ मिला है वैसा वहाँ भी मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तुम दोनों की जैसी मर्जी, पर मुझे लड़का देखना है पहले। तभी दादी के मोबाइल पर एक कॉल आती है। वो उठाती है और चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, भरत सुन तो सही, हमारी सहेली कमला का रिश्ता आया है। लड़का शहर में रहे है अकेलो, माँ बाप छोटे कस्बे में रहे हैं, नौकरी भी बढ़िया है। सच माँ जी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फोटो दिखाओ जरा। दादी फोन में फोटो दिखाती है। सब झुक कर देखते हैं। लड़का तो ठीक ठाक लगे है, पर बेटा बात करके देख लेना पहले। माँ, मुझे डर लग रहा है। आप बात करोगी ना पहले उससे? अरे पगली, हम सब है ना तेरे साथ। पहले नंबर लेते हैं, फिर बात करवाते हैं तुझसे भी। दादी नंबर मंगवा कर बेटे को देती है। रात होते होते बात तय हो जाती है और अगले दिन शिल्पा और लड़के की सीधी बात करवाई जाएगी। अगले दिन शाम को कॉल लगती है। उधर से आवाज आती है। हेलो, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। शिल्पा हल्के से मुस्कुराती है, घबराई हुई सी। हेलो, मैं शिल्पा। दोनों तरफ से बातें शुरू होती है। धीरे धीरे शिल्पा का डर कम होता जाता है। आदित्य की बातें उसे अच्छी लगने लगती है। दोनों की पसंद सोच सब मिलने लगती है। माँ दादी बाहर बैठी कान लगाए मुस्कुरा रही होती है, मानो रिश्ता पक्का होते देख रही हो। फिर शादी भी हो जाती है। सुबह सुबह सास की आवाज गूंजती है। शिल्पा, ओ शिल्पा, रिंकी नहा के निकलने वाली है, तौलिया लेके बाहर खड़ी हो जा जल्दी से। शिल्पा हाथ का काम छोड़ के भागती है, तौलिया लेकर बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। मन ही मन उसे अपना घर याद आ जाता है। कैसे माँ खुद उसके लिए तौलिया लेकर खड़ी रहती थी, दादी हाथ पकड़ के अंदर ले जाती थी, और यहाँ उल्टा हो रहा था। अब वो खुद किसी और की सेवा में लगी थी। रिंकी बाहर आती है, बाल झटकते हुए बोलती है। भाभी आज कॉलेज में फंक्शन है, मेरी वो पीली वाली ड्रेस निकाल दो ना। और हाँ, बालों की चोटी भी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे नहीं आती। अच्छा ठीक है रिंकी, तू बैठ, मैं अभी लाती हूँ। सास कमरे से आवाज लगाती है। शिल्पा, रिंकी का टिफिन भी बना दे, उसे वो आलू वाले पराठे पसंद है। और हाँ जल्दी करना, कॉलेज की बस निकल जाएगी। शिल्पा चुपचाप रसोई में जाकर पराठे बेलने लगती है। उसके हाथ काम कर रहे थे लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। वो सोचती है यहाँ भी वही कहानी है, बस किरदार बदल गए। वहाँ दादी माँ उसे प्रिंसेस बनाकर रखती थी और यहाँ सास ससुर रिंकी को प्रिंसेस बनाकर रखते हैं, और बीच में सिर्फ वो पीस रही है। ससुर बाहर बैठे अखबार पढ़ते हुए बोलते हैं। बेटा शिल्पा, रिंकी की चोटी अच्छे से बनाना,
आजकल फंक्शन में उसे अच्छा दिखना चाहिए। जी पापा, बना देती हूँ। 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है। रोज सुबह से रात तक शिल्पा की दिनचर्या रिंकी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती। कभी उसका वार्डरोब सेट करना, कभी उसके जूते पॉलिश करना, कभी उसकी पसंद का खाना बनाना। सास ससुर को बस इतना दिखता है कि उनकी बेटी खुश है। ये नहीं दिखता कि बहू भी किसी घर की लाडली रह चुकी है। एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजती है। शिल्पा दरवाजा खोलती है तो सामने आदित्य खड़ा होता है, हाथ में बैग लिए मुस्कुराते हुए। शिल्पा, कैसी हो तुम? शिल्पा की आंखों में चमक आ जाती है। महीने भर की थकान जैसे पल भर में गायब हो जाती है। आदित्य, तुम आ गए? मुझे तो लगा था अभी और वक्त लगेगा तुम्हें। आदित्य अंदर आकर माँ पापा के पैर छूता है और फिर शिल्पा की तरफ देखकर कहता है, शिल्पा, सारा सेटलमेंट हो गया। मेरी तरफ से घर भी ठीक हो गया है। अब तुम मेरे साथ चलो। बहुत हो गया यहाँ रहना, अब अपने घर चलते हैं। सास तुरंत बीच में बोल पड़ती है, अरे बेटा, अभी तो आया है, 2 दिन रुक तो जा। रिंकी का एग्जाम भी है अगले हफ्ते। शिल्पा थोड़ी मदद कर देगी उसकी। आदित्य की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वो शिल्पा की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो कि आखिर में ये क्या चक्कर है। शिल्पा सुबह जल्दी उठ जाती है। आदित्य के ऑफिस निकलने से पहले नाश्ता बनाती है, फिर बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है। गांव के घर में तो फिर भी काम वाली बाई आ जाती थी। सास कभी कभार हाथ बटा देती थी। रिंकी भी अपने कमरे का थोड़ा बहुत काम खुद कर लेती थी। यहाँ तो पूरा घर, पूरी गृहस्थी अकेले उसी के कंधों पर आ गई थी। शाम को आदित्य के आने से पहले खाना तैयार करना, फिर बर्तन, फिर अगले दिन की तैयारी। दिन कब शुरू होता और कब खत्म, शिल्पा को पता ही नहीं चलता था। एक दिन थक हार कर वो माँ को फोन लगाती है और उसकी आवाज भर आती है, माँ, मुझसे नहीं होता। अब यहाँ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। सुबह से रात तक बस काम ही काम। अरे बेटा, रो क्यों रही है? बता क्या हुआ? माँ, वहां ससुराल में तो फिर भी बाई आ जाती थी। सासू माँ भी थोड़ा हाथ बटा देती थी। यहाँ तो अकेले मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। थक जाती हूँ मैं तो। माँ थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, सुन शिल्पा, एक बात कहूँ, शादी से पहले हर लड़की प्रिंसेस होती है, पापा की परी होती है। लेकिन बेटा, लड़की तो लड़की होती है ना। तेरी दादी को देख, मुझे देख, हम भी तो किसी की लाडली बेटियां थी अपने अपने मायके में। पर जब गृहस्थी संभालने का वक्त आया तो हमने भी अकेले ही संभाली। पर माँ, सुन तो सही, वो जो लाड प्यार, वो जो नखरे तुझे मायके में मिलते थे, अब वो सब भूलना पड़ेगा बेटा। अब तो एक घर की गृहिणी है, वहाँ का काम भी तेरा है, पैसे बचाना भी तेरा काम है, पति को खुश रखना, अच्छा खाना बनाना, घर संभालना, ये सब अब तेरी जिम्मेदारी है। पर माँ, मुझे बहुत थकान होती है। कभी कभी लगता है जैसे मैं मशीन बन गई हूँ। बेटा, शुरू शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। देख, तू जितना अपने घर को संभालेगी उतना ही तेरा घर बसेगा। आदित्य भी तो दिन भर बाहर काम करके थका आता है, उसका भी तो ख्याल रखना है ना बेटा। हाँ माँ, वो तो ठीक है, पर कोई परवाह नहीं। अब रोना बंद कर, हिम्मत रख। हर लड़की इस दौर से गुजरती है, तो भी निकल जाएगी इसमें से। बस थोड़ा धैर्य रख और अपना काम अपना समझकर शिकायत मत कर किसी से। शिल्पा फोन रखने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठी रहती है। सुबह सुबह शिल्पा आईने के सामने खड़ी होती है, अपना चेहरा देखती है। रोज की धूप, रोज का काम, रंग पहले जैसा नहीं रहा था, थोड़ा दबसा गया था। उसे याद आता है मायके में जब भी उसका रंग थोड़ा भी काला पड़ता, दादी फौरन उठकर बेसन हल्दी का उपटन बना देती। माँ खुद हाथों से उसके चेहरे पर लगाती। आज वैसा कुछ नहीं था। वो खुद ही डिब्बे में हल्दी ढूंढती है, पर वक्त ही नहीं मिलता बनाने का। तभी आदित्य तैयार होकर बाहर आता है, शिल्पा की तरफ देखता है और मुंह बिचकाती हुई, अरे यार, आज कुछ ज्यादा ही काली काली सी लग रही हो। ठीक से ध्यान नहीं रखती क्या अपना? शिल्पा कुछ नहीं बोलती, बस हल्के से मुस्कुरा देती है, पर अंदर ही अंदर कुछ चुभ जाता है। वो सोचती है पहले तो कोई कहता भी नहीं था ऐसा, उल्टा खुद बना के लगा देते थे। एक शाम शिल्पा का सिर बहुत तेज दर्द करने लगता है। वो सोफे पर बैठी सिर दबाती रहती है। आदित्य के आने का इंतजार करती है कि शायद वो पूछेगा, तेल लगाएगा, जैसे मायके में दादी लगाती थी। आदित्य आता है थका हुआ, बैग एक तरफ पटकता है। आदित्य, सिर बहुत दर्द कर रहा है आज। अरे यार, तुम्हारा तो रोज कुछ न कुछ दर्द लगा ही रहता है। मैं सुबह से रात तक बाहर काम करके आता हूँ, थका होता हूँ, और तुम्हें तो घर पे आराम ही आराम है, फिर भी तुम्हें सिर दर्द, बदन दर्द लगा ही रहता है। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे आराम है? आदित्य कोई जवाब नहीं देता, बस कपड़े बदलने चला जाता है। शिल्पा वहीं बैठी रह जाती है। उसे याद आता है कि मायके में सिर दर्द की बात सुनते ही माँ भाग के आती थी। दादी माथे पर तेल लगाकर धीरे धीरे सिर दबाने लगती थी। पापा पूछते रहते थे बार बार, ठीक तो है ना बेटा?
सुबह की ठंडी हवा में शिल्पा पार्क की बेंच पर बैठी थी, आंखें बंद किए, जैसे कुछ पल के लिए सारी दुनिया से दूर भाग आई हो। तभी पास वाली बेंच पर बैठी दो औरतों की बातचीत उसके कानों में पड़ती है। यार सच बताऊं, सुबह सुबह जब घर से निकलती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे जेल से छूट के आई हूँ। घर के अंदर घुसते ही सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। अभी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और लगता है जैसे बरसों से मैं बस यही सब कर रही हूँ। मेरी तो हालत और भी अजीब है। मैंने जिंदगी में कभी साड़ी पहनी भी नहीं थी। मैंने सास से रिक्वेस्ट भी करी थी शादी से पहले कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। पर अब तो 24 घंटे साड़ी में ही लिपटे रहना पड़ता है। उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। हाँ यार, और ऊपर से घर का इतना काम। शिल्पा पार्क से लौटते हुए माँ को फोन लगाती है। आवाज में हल्की सी बेचैनी होती है। माँ, आज पार्क में 2 लड़कियों की बातें सुनी मैंने। दोनों की हालत मेरे जैसी ही थी। एक तो कहती थी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए, इतनी जिम्मेदारी आ गई कि सांस लेना मुश्किल है। दूसरी कहती है साड़ी पहनना नहीं आता था, फिर भी 24 घंटे साड़ी में रहना पड़ता है। फिर क्या सोचा तूने? माँ, मुझे लगता है ये गलत है। एक रात में कैसे कोई लड़की अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाए। कल तक जो मायके में राजकुमारी थी, आज उससे उम्मीद की जाती है कि वो परफेक्ट बहू बन जाए, परफेक्ट बीवी बन जाए। अरे थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए ना। देख बेटा, तू सही कह रही है, पर ये सोच बदलना इतना आसान नहीं है। फिर भी तूने कहा तो सही है। चल मैं बात करती हूँ तेरी सासू माँ से। माँ प्लीज ऐसे मत बोलना कि मैं शिकायत कर रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं समझदारी से बात करूंगी। माँ फोन रखकर कुछ देर सोचती है। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तभी सामने बैठी सास उसका उतरा हुआ चेहरा देख लेती है, जो उस दिन उनसे मिलने आई थी। क्या हुआ बहन जी, इतनी चुप चुप से क्यों बैठी है? कुछ परेशानी है क्या? नहीं जी, बस अभी शिल्पा का फोन आया था। वो बता रही थी शादी के बाद इतना अचानक बदलाव, इतनी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। अरे ऐसी क्या बात हो गई? वो कह रही थी कि पार्क में 2 लड़कियों की बातें सुनी उसने। दोनों की हालत भी वैसी ही थी जैसी शिल्पा की है। फिर उसे भी लगने लगा कि एक रात में कैसे कोई लड़की अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाए। कल तक जो मायके में राजकुमारी थी, आज उससे उम्मीद की जाती है कि परफेक्ट बहू बन जाए, परफेक्ट बीवी बन जाए। बात तो सही कह रही है वो। मैं सोच रही थी अगर बच्चियों को थोड़ा वक्त मिल जाए ढलने का, समझने का, तो शायद उनके लिए भी आसान हो जाए। बहन जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर यह तो हर लड़की के साथ होता है ना। मैं भी कभी किसी की बेटी थी, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी सास ने भी मुझे एक दिन की मोहलत नहीं दी थी। जी वो तो सही है, पर जमाना भी तो बदल रहा है ना। शायद हम थोड़ी नरमी दिखाए तो बच्चियों के लिए आसान हो जाएगा। सास कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है। सच कहूं बहन जी, आपकी बात सुनकर मुझे अपने शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। मैं भी बहुत रोई थी, पर किसी ने नहीं सुना था। शायद इसलिए मैंने भी सोचा नहीं कि किसी और के साथ नरमी बरतूं। तो आप सोच लीजिए, शिल्पा भी तो आपकी बेटी जैसी है। सही कह रही हैं आप। चलिए ऐसा करते हैं, क्यों ना शिल्पा को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला ले। थोड़ा उसका मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, और हम दोनों मिलकर उसे समझा भी देंगे। हाँ जी, यही ठीक रहेगा। मैं अभी फोन करके बुला लेती हूँ उसे। शाम को शिल्पा की माँ फोन पर नितिन से बात करती है। नितिन बेटा, शिल्पा थोड़ी थकी हुई लग रही है फोन पर। सोच रही थी कुछ दिन के लिए उसे यहाँ बुला लूं, मन भी हल्का हो जाएगा उसका। जी माँ जी, कोई बात नहीं, भेज देता हूँ उसे कल ही। लेकिन यहाँ मेरी बहन रिंकी आई हुई है घूमने के लिए। हाँ तो उसे भी भेज दो ना, क्या हुआ। फोन रखते ही शिल्पा खुशी से तैयारी में लग जाती है। तभी उसकी ननद रिंकी दौड़ते हुए कमरे में आती है। भाभी सुना मैंने, आप मायके जा रही हो, मुझे भी चलना है आपके साथ, प्लीज भाभी। हाँ तो तू भी चली जाना भाभी के साथ। शिल्पा एक पल के लिए ठिठक जाती है। मन में सोचती कितने दिनों बाद अकेले अपने घर जाने का मौका मिला था, थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन फिर अच्छा ठीक है रिंकी, चलो साथ में। अगले दिन दोनों तैयार होकर निकल पड़ती हैं। साथ होती है रिंकी। घर में कदम रखते ही रिंकी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। दरवाजा खुलते ही अंदर से आवाज आती है। आ गई मेरी लाडो, ला दे बैग इधर दे, तू बैठा आराम से। अरे भरत, जरा ठंडा पानी तो ला गिलास में। कितनी दुबली हो गई है मेरी बच्ची। मैं तेरे पैर दबा देती हूँ, थक गई होगी रास्ते में। पिता अंदर से आते हैं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। मेरी शहजादी आ गई, बता क्या खाएगी आज। मैं अभी बाजार से लेकर आता हूँ तेरी पसंद का सब कुछ।
रिंकी ये सब देखकर एक कोने में खड़ी बस देखती रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जो भाभी उसके घर में सुबह से रात तक काम में लगी रहती है, चुपचाप सबकी सेवा करती रहती है, वो यहाँ आते ही इतनी बड़ी प्रिंसेस कैसे बन जाती है। रात को खाने के वक्त दादी खुद शिल्पा की थाली परोसती है। ले बेटा, तेरी पसंद की भिंडी बनाई है आज, और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा भी बनाया है। भाभी की थाली भी दादी से खुद परोस रही हैं। अगली सुबह रिंकी देखती है शिल्पा अभी सोकर उठी है कि माँ हाथ में गर्म पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। ले बेटा, पहले ये पी ले, फिर उठना आराम से। रिंकी और हैरान रह जाती है। उसे याद आता है अपने घर में सुबह सुबह शिल्पा खुद सबके लिए चाय नाश्ता बनाती थी, कोई उसके लिए ग्लास लेकर नहीं आता था। 2 दिन बाद जब शिल्पा और रिंकी वापस लौटने की तैयारी करती है तो दादी शिल्पा का चेहरा पकड़कर बोलती है, जा बेटा, पर जल्दी आना, तेरे बिना घर सूना लगता है। संभल के जाना बेटा, पहुंचते ही फोन करना। रिंकी ये सब देखते हुए रास्ते पर गाड़ी में चुप बैठी रहती है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता रहता है, जो भाभी यहाँ इतनी लाडली है, अपने घर में जाकर इतनी अकेली, इतनी जिम्मेदार कैसे बन जाती है। घर पहुंचते ही रिंकी में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। शाम को माँ किचन में जाती है। रिंकी बेटा, ला तेरे कपड़े निकाल देती हूँ कल कॉलेज के लिए। नहीं माँ, रहने दो, मैं खुद निकाल लूंगी। अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, अब बस मुझे अपने काम खुद करने की आदत डालनी है। अगले दिन ससुर पानी गर्म करके लाने ही वाले होते हैं कि रिंकी बीच में टोक देती है, बेटा पानी गर्म। पापा रहने दीजिए ना, मैं खुद कर लूंगी अपना पानी। सास हैरान होकर बेटे से कहती है, पता नहीं क्या हो गया इसे, मायके से आने के बाद एकदम बदल गई है ये तो। रिंकी अपने कमरे में अकेले बैठी खिड़की से बाहर देखती रहती है। मन ही मन सोचती है, भाभी भी तो किसी की बेटी थी, किसी की लाडली थी, काश मैंने पहले समझा होता। शाम को सास तेज तेज कदमों से शिल्पा के कमरे में आती है। चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। शिल्पा, ये क्या किया तुमने? मेरी बेटी तो एकदम से बदल गई है, अपना हर काम खुद करने लगी है। जरूर तुमने कुछ सुनाया होगा उसे, कामचोर वामचोर बोला होगा। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, भगवान कसम। सास कुछ कहे उससे पहले रिंकी दौड़ कर आती है, माँ का हाथ पकड़ लेती है। माँ रुको, भाभी ने कुछ नहीं किया। माँ, हर बेटी को एक दिन विदा होना है, हर बेटी को माँ बाप का घर छोड़कर जाना है, पर हम बेटियों को कभी इसके लिए तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि हम आपकी औलाद है ना। सास की आंखें भर आती है, वो चुप खड़ी सुनती रहती है। माँ, जिस घर में हम जाती है ना, वहाँ हम किसी की औलाद नहीं होते। माँ तो बस एक बहू होते हैं, घर संभालने वाली। माँ, मुझे इतना प्यार मत दो कि कल जब मैं ससुराल जाऊँ तो मुझसे संभले ना। हर लड़की भाभी जैसी मजबूत नहीं होती माँ। सास शिल्पा को गले लगा लेती है। माफ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी की फिक्र में मैं तुझे इतना गलत समझ बैठी। तीनों की आंखें भर आती है और उस आंसुओं में एक ही दर्द बहता है, हर बेटी की विदाई का दर्द, जो हर माँ बाप के दिल में हमेशा रहता है। सुबह सुबह शांति सोफे पर बैठी हुई अपना फोन चला रही थी। तभी समधन कमला का फोन आता है। शांति अपनी समधन कमला से बात करते हुए, अरे समधन जी, राम राम, कैसी हैं आप? राम राम जी, मैं तो अच्छी हूँ। निधि बिटिया कैसी है? वो भी मस्त है, अभी तैयार होकर पति के साथ घूमने जा रही है। वो तो ठीक है समधन जी, पर क्या उसे मायके की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी, अपनी माँ को कोई भूलता है क्या? आज तो उसके पिताजी भी उसे बहुत याद कर रहे थे, लेकिन आज तो उसका फोन भी नहीं लग रहा। अरे चार्ज नहीं होगा, रुकिए मैं बात कराती हूँ। उसी समय निधि और सुरेश सज धज कर बाहर हॉल में आते हैं। शांति निधि को फोन देते हुए, बहू जरा अपनी माँ से बात कर लो, शायद तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। निधि अपनी सास के हाथों से फोन लेते हुए अपनी माँ से, हाँ माँ बताओ, कैसी हो आप? बेटा तू आई नहीं मिलने बहुत दिन से, अपने मायके वालों की याद नहीं आती क्या तुझे? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा व्यस्त थी इसीलिए नहीं आ पाई। वैसे पिछले हफ्ते ही तो आई थी मैं अभी मार्केट के लिए निकल रही थी, वापसी में आती हूँ। ठीक है बेटा, जरूर आना, हम इंतजार करेंगे। बातें करने के बाद निधि सुरेश के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। शॉपिंग करने के बाद सुरेश निधि को अपनी कार से उसके मायके के बाहर छोड़ते हुए, निधि, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, वो निपटा लेता हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगा, तब तक तुम आराम से माँ से मिल लो। सुरेश चला जाता है। निधि अंदर आती है। पूरा परिवार, कमला, महेश, रीना और कविता हॉल में बैठे हैं। अरे बेटा तू आई, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, आज इसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ। दीदी आखिरकार आपको हमारी याद आ ही गई। वैसे माँ, सुना है दीदी बहुत अच्छी कड़ाही पनीर बनाती हैं, तो क्यों ना दीदी से ही कड़ाही पनीर बनवा ले। बहू
वो आज ही तो आई है, उसे आराम करने दे। अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ। निधि किचन में जाती है और कड़ाही पनीर के साथ बाकी खाना भी बनाकर परिवार वालों को खिलाती है। सब लोग खाना खा रहे हैं। कविता कड़ाही पनीर का टुकड़ा मुंह में डालते हुए, वाह दीदी, तुम्हें तो बहुत अच्छी कढ़ाई पनीर बनाना आता है। दीदी, आप अपने ससुराल वालों की इतनी सेवा करती हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता हमारे लिए। मैं तुम सबसे मिल मिलकर तो चली जाती हूँ, पास में ही तो है ससुराल, इसीलिए रुकती नहीं। आना जाना तो लगा ही रहता है। पास में है तो क्या हुआ, 2-4 दिन रुकना चाहिए ना। माँ, घर की 100 जिम्मेदारियाँ होती हैं, सास ससुर अकेले हैं, उन्हें भी तो देखना पड़ता है। हाँ हाँ, आप तो अपनी जिम्मेदारियों के पीछे हमें भूल ही गई हैं। सभी लोग बातें करते हुए खाना खा लेते हैं, फिर हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी बाहर हॉर्न बजता है। सुरेश आ गए, मुझे अब निकलना चाहिए। निधि और सुरेश घर लौटते हैं। हॉल में बैठे शांति और राघव निधि और सुरेश को देखकर, आ गई बेटा मिलके। समधन जी कैसी हैं? हाँ माँ जी, सब अच्छे हैं, सबने आपको याद किया। अरे बहू, मुझे जरा दवाइयाँ तो दे देना, वो बीपी वाली मिल नहीं रही। हाँ पिताजी, मैं अभी ढूंढ के लाके देती हूँ। निधि अलमारी से दवाई निकालकर राघव को पानी के साथ लाकर देती है। तभी शांति, तुम लोग थक गए होंगे, बहू ऐसा कर कि आज का खाना तू बाहर से ही ऑर्डर कर दे। नहीं नहीं माँ जी, बाहर का खाना आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी रसोई में जाकर आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। निधि किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तब राघव अपनी पत्नी से, हमारी बहू बहुत अच्छी है, कितना ख्याल रखती है हमारा। हाँ, भाग्य वालों को मिलती है ऐसी बहू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका फोन बजता है। निधि फोन उठाकर, हाँ भाभी, राम राम, कैसी हो? अरे दीदी, तुम तो बहुत दिन से नहीं आई हो, हमारी बिल्कुल याद नहीं आती क्या? आती है भाभी, पर अभी पिछले हफ्ते ही तो मिली थी मैं आप सबसे। आती हो तो रुकती नहीं हो, बस 2-4 घंटे के लिए आती हो और चली जाती हो। हमारा मन आपसे मिलकर भर ही कहाँ पाता है। भाभी, पास में है ना मायका, तो ससुराल की जिम्मेदारियां भी तो देखनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन मायके वालों का भी तो कोई हक बनता है ना। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। और सुनो, घर पर बुआ जी आई हैं, उनके बहाने ही आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आती हूँ। शाम को निधि हाथ में मिठाई और फलों की टोकरी लेकर अपने मायके पहुँची। बुआ जी निधि को देखकर खुश होते हुए, अरे भाई, आ गई महारानी, तुझे आने का वक्त मिल गया। नमस्ते बुआ जी, बस काम निपटाकर तुरंत निकली। ऐसा कोई करता है क्या? ससुराल अच्छा मिल जाए तो मायके को भूल जाओ। नहीं नहीं बुआ जी, मैं आती तो हूँ, पास में ही रहती हूँ। आती है पर मेहमान की तरह, रुकती कहाँ है तू मायके में? तेरी माँ तुझे कितना याद करती है, तुझे यहाँ आकर रहना चाहिए उनके पास। बुआ जी, वहाँ भी सब मेरा रास्ता देखते हैं। खैर छोड़ो, अच्छा चलो खाना खा लेते हैं सब लोग, बहू ने खाना लगा दिया है। सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी बाहर सुरेश की गाड़ी का हॉर्न बजता है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, सुरेश लेने आ गए हैं। ठीक है दीदी, जाइए, पर अगली बार जल्दी आना और हो सके तो रुक कर जाना। निधि चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि के मायके के किसी दूर के रिश्तेदार की पार्टी थी। निधि और सुरेश भी वहाँ मौजूद थे। कुछ पड़ोसी औरतें निधि को घेर लेती हैं। अरे निधि, सुना है तुम तो बहुत बदल गई हो। नहीं तो चाची जी, ऐसा क्यों लगा आपको? हमने सुना है तुम तो मायके रहने आती ही नहीं, बस ससुराल में ही चिपकी रहती हो। हाँ, ऐसा थोड़ी करते हैं, मायके को थोड़ी भूल जाते हैं शादी के बाद। उसकी बातें सुनकर निधि का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से और अपमान से भर जाती है। माया और छाया बातें करके चली जाती हैं। तब निधि सुरेश से, सबको लगता है मैं पराई हो गई हूँ और मैं अपने मायके जाकर रुकती नहीं हूँ, तो ठीक है, अब मैं मायके रहने जाऊंगी। अगली सुबह निधि को अपना सूटकेस पैक करता देख सुरेश, अब वैसे तुम्हारे बिना मेरा तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो तुम जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं जल्दी लौट आऊंगी। निधि सूटकेस लेकर हॉल में आती है और अपनी सास से, माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जा, तू तो कभी रुकती नहीं, अगर रुकना चाहती है तो रुक जाना। निधि अपना सूटकेस लेकर अपने मायके पहुंची। सभी लोग निधि को देखकर खुश होते हुए, अरे दीदी आप, क्या बात है, आप तो हमेशा मिठाई फल या कुछ चीजें लेकर आती थी, आज खाली हाथ आ गई। नहीं भाभी,
आज कुछ लेकर नहीं आई, बस सूटकेस लाई हूँ। अब कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रहूंगी। अरे वाह, मेरी बेटी रहने आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत भूख लगी है भाभी, आज मशरूम की सब्जी बनाकर खिलाओ ना। हाँ दीदी, क्यों नहीं। मशरूम के साथ पूरी भी बनाना, और हाँ थोड़ा हलवा भी, मेरा बहुत मन है। दीदी, आप साथ में बनाती तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करूंगी। अब रीना किचन में जाकर अकेले ही मशरूम की सब्जी, पूरी, हलवा, चावल, रोटी सारी चीजें बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। बर्तनों का ढेर देखकर रीना हॉल में आती है और अपनी सास से, माँ जी, इतने सारे बर्तन और सफाई मैं अकेले कैसे करूँ। तो क्या हुआ बहू, निधि इतने दिनों बाद रहने आई है, अब क्या मैं उससे काम करने के लिए कहूँ। दीदी भी काम नहीं करवाएंगी, कविता का कॉलेज रहता है, आपकी उम्र हो गई, अब इसका मतलब है कि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो मैं जाती हूँ। रीना रसोई में जाती है और सारे बर्तन धोकर साफ सफाई करती है और सारा काम खत्म करके फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगली सुबह निधि रीना के कमरे में आकर उसे जगाते हुए, अरे भाभी, जल्दी से उठो और मुझे गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़ी खिला दो। अब रीना उठती है और रसोई में काम करने के लिए पहुंच जाती है। वो नाश्ता बनाती है और सभी को खिलाती है। थोड़ी देर बाद कमला को कहीं जाते हुए देख निधि, अरे माँ, तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं आई हूँ, तुम मुझे समय दो, अगर आप कहीं जाओगी तो मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं जाती। शाम को महेश ऑफिस से घर लौटता है। तब निधि महेश से, पिताजी, मेरे लिए बाहर से गर्मा गर्म समोसे लाइए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। समोसे? अच्छा ठीक है, जाता हूँ मार्केट फिर से। रीना कोने में खड़ी होकर ये सब देखकर मन ही मन, कितना परेशान करेगी ये, अपने ससुराल में तो बड़ी महारानी बनती है, यहाँ सिर्फ हुक्म चला रही है, पता नहीं कब जाएगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और निधि के मायके वाले उससे परेशान होने लगते हैं। एक दिन निधि पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। तभी वो सुनती है कि उसकी भाभी अपने कमरे से कमला से कुछ कह रही थी। निधि वहीं रुककर सुनने लगती है। माँ जी, दीदी और कितने दिन रहेंगी मायके? अरे हम लोग ही उसे बार बार बुलाते थे, अब वो रहने आई है तो मैं उससे क्या कह सकती हूँ। बुलाते इसलिए थे क्योंकि वो जब भी आती थी ढेर सारी मिठाई, फल और तोहफे लेकर आती थी। अब तो वो यहाँ रहने आ गई हैं, मुफ्त का खाना और ऊपर से नखरे, इतना कौन झेलेगा इनका। अरे बहू, 2-4 दिन और देख लेते हैं, फिर खुद ही चली जाएगी। ठीक है माँ जी, 2-4 दिन देख लेती हूँ, लेकिन यदि वो नहीं जाएंगी ना तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी, बता दे रही हूँ। निधि ये सब सुनकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह निधि अपना सूटकेस पैक करके बाहर आती है और अपनी माँ और भाभी से, माँ, मुझे आए काफी दिन हो गए हैं, मुझे लगता है आप लोगों का मेरे साथ रहकर अब मन भर चुका होगा, और अगली बार जब आप मुझे बुलाएंगी ना तो मैं इस बार पूरे 2 महीने के लिए रहने आऊंगी। निधि ऐसा कह ही रही थी कि तभी सुरेश वहाँ पहुँचा, क्योंकि निधि ने पहले ही उसे फोन कर दिया था। निधि सभी को बाय बोलती है और सुरेश की गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल की तरफ निकल जाती है। इधर रीना कमला से, चलो अच्छा है, बला टली, बहुत परेशान कर रही थी दीदी। इधर निधि और सुरेश घर के अंदर आते हैं। शांति आरती की थाली लेकर खड़ी है। मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर लौटी है, आरती तो बनती है। अब आ गई है हमारी रौनक। बहू, आज चाय तुम्हारे हाथ की ही पियेंगे। माँ जी, मुझे घर वापस आकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहकर निधि किचन में जाती है और सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाते हुए मन ही मन, मैं तो हमेशा से जानती थी कि यही मेरा असली घर है। मायके में बेटी कभी कभी मेहमान